Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss about the topic of MS 015, that is secondary education. In this topic we are going to discuss that what is secondary education, its objective, post-independence development in secondary education and present status of secondary education. इसमें लोग बात करेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, आज़ादी के बाद सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट किया गया और अभी सेकेंडरी एजुकेशन का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन का मीनिंग एंड डिफिनेशन समझते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन का हिंदी मीनिंग होता है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा शिक्षा का वह चरण है जो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच में आता है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब हो गया 1 to 5 क्लास, और उसके बाद 6 to 8, 6 to 8 के बाद जो शिक्षा प्रारंभ होती है उस शिक्षा को कहते हैं हम लोग माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब क्लास 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 की जो शिक्षा होती है उसे सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है। और इस शिक्षा में जो स्टूडेंट का एज होगा वह 14 से 18 साल के बीच माना जाता है। इसी बीच में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। एजुकेशन कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? तो ये एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है, जो या तो सीबीएसई नॉर्म्स के थ्रू काम करता है या स्टेट बोर्ड्स के किसी नॉर्म्स के थ्रू काम करता है। उसी जगह एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसका सिलेबस क्या होता है? तो इसका सिलेबस या तो सीबीएसई के द्वारा डिजाइन किया गया होता है या तो स्टेट बोर्ड के द्वारा डिजाइन किया जाता है। और एक स्टेट में, पूरे स्टेट में जितने भी स्कूल होंगे उसका सिलेबस लगभग एक ही होगा, या नहीं होगा तो सीबीएसई का सिलेबस ही लागू होता है। सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग होगा पॉइंट नंबर 1, लोअर सेकेंडरी, दैट इज 9 and 10 क्लास, एंड दूसरा होगा हायर सेकेंडरी, दैट इज 11 and 12 क्लास। जो क्लास 9 और 10th होता है इसमें मुख्य रूप से मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस को ध्यान में रखा जाता है मेन सब्जेक्ट के रूप में, और इसमें एक सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज का। इसके अलावा एक एडिशनल सब्जेक्ट रखा जाता है। इतने ही सब्जेक्ट में कॉमन पढ़ाई होती है, सब स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होती है और इसे लोअर सेकेंडरी माना जाता है। लोअर सेकेंडरी एग्जाम का इवेल्युएशन मैट्रिक एग्जाम के रूप में किया जाता है और उसी के बेस पर आगे की पढ़ाई तय की जाती है। पॉइंट नंबर 2, हायर सेकेंडरी, क्लास 11 and 12। क्लास 11 and 12 स्टूडेंट को ये ऑफर करता है कि वह अपनी किसी एक स्ट्रीम का चुनाव कर सके। इसमें कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, या इसको आर्ट्स स्ट्रीम भी कहते हैं ह्यूमैनिटी को, इसमें से किसी एक स्ट्रीम का सिलेक्शन करके स्टूडेंट अपने आगे की लाइफ के लिए एजुकेशन को सेलेक्ट कर सकता है कि मुझे किस फील्ड में पढ़ाई करनी है या मुझे किस फील्ड में कौन सा काम करना है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की रुचि कैसी है और वहाँ का परिवेश कैसा है, किस तरह के वहाँ टीचर अवेलेबल है इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट के बाहर, और किस तरह के गाइड मिलते हैं स्टूडेंट को। उसी के अकॉर्डिंग इसका डिसाइड होता है कि उसे किस सब्जेक्ट में या किस स्ट्रीम में जाना है। आगे देखेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है या थ्रस्ट क्या है। इसका पहला उद्देश्य है पॉइंट नंबर 1, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन। स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई के लिए रास्ता क्लियर करना या मार्गदर्शन करना कि 9, 10, 11, 12 पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, आगे अपने जीवन में किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे या किस क्षेत्र में रोजगार, व्यवसाय या प्रोफेशन को अपनाएंगे। यहीं से इसका डिसीजन शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंस।
यहाँ पर स्टूडेंट का जो सोच होता है वो आलोचनात्मक या रचनात्मक होता है, रचनात्मक होता है। आलोचनात्मक का मतलब वो एक क्रिटिकली सोच सकते हैं कि क्या कंपैरिजन है, किस चीज को करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या अच्छाई है, किसमें क्या बुराई है। क्रिएटिविटी, मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है और मुझे किस फील्ड में काम करना है, क्रिएटिविटी को दर्शाता है। और इंडिपेंडेंस मतलब आत्मनिर्भर होकर मुझे काम करना है ताकि मैं खुद का, समाज का और देश का विकास कर सकूं। इस संदर्भ में स्टूडेंट सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फोस्टर इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ, भावनात्मक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन। स्टूडेंट के अंदर भावनात्मकता का विकास आता है, चीजों को समझते हैं, चीजों से जुड़ी बातें उसे समझ में आती है और समाज से इसका क्या कनेक्शन है, किस तरह से वो मोटिवेट होता है और किस तरह सोसाइटी के वैल्यू को समझता है, ये सब चीजों पर फोकस किया जाता है। यही सेकेंडरी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। आगे देखेंगे कि आजादी के बाद सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट आए, इस क्षेत्र में क्या विकास किया गया। आजादी के बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन का सेक्टर है इसमें काफी रिफॉर्म हुआ, काफी सुधार किए गए और काफी विकास भी किए गए। इसका उद्देश्य ये था कि स्टूडेंट के एजुकेशन के क्वालिटी को बढ़ाया जाए ताकि उसमें एजुकेशन समाप्त करते ही या एजुकेशन पूरा होते के साथ साथ उसे रोजगार मिल जाए, क्योंकि जो भारत की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी फाइनेंशियल मामले में। इस संबंध में पहला सुधार किया गया कि इसमें कुछ कमेटियां बनाई गई जो डिसाइड करे या सिलेबस पर डिजाइन करे और पता लगाए कि किन किन चीजों को शामिल करना है ताकि स्टूडेंट जल्दी अपना अर्निंग शुरू कर सके। इसमें दो मॉडल आए, एक मुदालियर कमीशन 1952 में। मुदालियर आयोग जो है इसका ध्यान माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी एजुकेशन में रिफॉर्म करने का पहला प्रयास था। सबसे पहले मुदालियर आयोग ने ही सेकेंडरी एजुकेशन में अच्छा काम किया और क्या किया कि जो सिलेबस था या जो करिकुलम था उसको इस तरह से डिजाइन कर दिया कि स्टूडेंट 11-12 की पढ़ाई पूरी करते करते ही उसे कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाए, जॉब मिल जाए। इसमें व्यावसायिक विषयों को जोड़ा गया, वोकेशनल सब्जेक्ट को जोड़ा गया और आईटीआई जैसे इशू सामने आए। उस समय की स्थिति को देखा जाए तो आईटीआई बहुत बड़ा चीज था। आज के डेट में वो चीज बहुत छोटी है। 70 साल पहले की बात हो रही है, उस समय बात अलग थी, देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए अगर कोई आईटीआई करके भी कहीं जॉब ले रहा हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आगे देखेंगे कोठारी आयोग, पॉइंट नंबर 2, 1964-66 में आया और उस समय फिर एजुकेशन का जो सिस्टम था मुदालियर आयोग से भी एडवांस हो गया, क्योंकि तब तक चीजें बहुत बदल चुकी थी और ये मील का पत्थर बन गया और आज भी ये मॉडल चल रहा है। क्लास 9, 10 और 11, 12 में आज भी इस मॉडल को चलाया जा रहा है। इसका सिस्टम था बचपन से ही स्टूडेंट को 10+2+3 का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। 10 का मतलब हो गया क्लास 1 to 10, 2 का मतलब हो गया 11, 12 और 3 का मतलब हो गया 12 के बाद आगे के 3 सालों में उसे अपने किसी एक विषय से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि सब स्टूडेंट को समान अवसर मिलेगा किसी जॉब करने का, राष्ट्रीय एकता आएगी, सब जगह का सिलेबस या करिकुलम एक तरह का डिजाइन किया गया, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस बातों पर ध्यान दिया गया। अब आगे देखेंगे इस पर विस्तार कैसे हुआ, एक्सपेंशन कैसे हुआ और क्या क्या हम लोग चीजें प्राप्त कर पाए इससे। तो पहला इसमें आया 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से क्या हुआ कि एजुकेशन में हर अगले 5 साल में क्या करना है, क्या चीजें जोड़नी है, कितना बजट देना है, किन क्षेत्रों का विकास करना है, कहाँ कहाँ स्कूल खोले जाने हैं, कहाँ कहाँ किस स्कूल में कौन कौन से कोर्स को ऐड किया जाना है, इन सब चीजों पर हर एक 5 साल में डेवलपमेंट किया गया। पॉइंट नंबर 2, नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन। 1968, 1986, 1992 में 3 बार अमेंडमेंट किया गया एजुकेशन पॉलिसी को और
उन चीजों को उसमें जोड़ा गया जो चीजें बार बार नहीं आते गई और जो समाज की जरूरतें की चीज थी। इसमें एजुकेशन में क्वालिटी को लाया गया, एजुकेशन में इक्वलिटी को लाया गया, समानता को, और प्राइवेट सेक्टर को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जोड़ा गया, क्योंकि केवल गवर्नमेंट सेक्टर अपने आप में काफी नहीं था कि इतने बड़ी आबादी को एजुकेटेड कर सके और सबके लिए स्कूल में सीट अवेलेबल हो सके। आगे देखेंगे कि अभी का जो स्थिति है उस संबंध में क्या पहल किए जा रहे हैं एजुकेशन के बारे में, रिसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरू की गई। इसमें नई शिक्षा नीति लाई गई और इसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा को सुलभ, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण बना दिया गया। मतलब अब एजुकेशन जो है हर किसी के लिए एक ही क्वालिटी का रहेगा और उसका क्वालिटी जो होगा काफी कॉस्टली नहीं होगा, काफी सस्ता होगा और इजीली अवेलेबल होगा। इस तरह से डिजाइन किया गया। पॉइंट नंबर 2, समग्र शिक्षा अभियान 2018। समग्र शिक्षा अभियान में इस बात पर जोर दिया गया कि सिलेबस को एक जैसा बना दिया जाए और सिलेबस को ऐसा बनाया जाए जिससे स्टूडेंट का क्लास 12 तक आते आते ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए, समग्र विकास हो जाए, सर्वांगीण विकास हो जाए। इसमें टीचर्स को स्पेशली ट्रेंड किया गया और स्टूडेंट को इस बात के लिए प्रेरित किया जाने लगा कि वह अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करे और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले एडिशनल के रूप में जिसमें उसे आगे करियर बनाना है। इसमें कंप्यूटर साइंस हो सकता है या कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है। इस तरह का सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया गया। आगे देखेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, अभी क्या स्थिति है माध्यमिक शिक्षा का। तो सबसे पहले इसका प्रोग्रेस को आप देखते हैं कि किस तरह से प्रगति हुई है। प्रगति में पहला पॉइंट है इंक्रीज एनरोलमेंट, नामांकन में वृद्धि। अभी करंट पोजीशन ये है कि एडमिशन जो है 85% तक चला आया। एक समय में 69% से भी कम था और अभी 85% से ज्यादा एडमिशन चला आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बुनियादी ढांचा है, जो जरूरत की चीजें हैं जैसे कि बिल्डिंग, बाउंड्री या टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल टूल्स, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ये सब में इंक्रीज हुआ और ये कितना, ये लगभग 69% का इंक्रीमेंट इसमें हुआ है। पॉइंट नंबर 3, पॉलिसी इंटीग्रेशन, नीतिकरण, नीतिगत एकीकरण। नीतिगत एकीकरण का मतलब हुआ कि इससे ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि सभी स्कूलों में एक जैसा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, उसका करिकुलम सेम हो और जो रिजल्ट मिले सबका उस पर किसी तरह का मतभेद ना हो। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान को अपनाया गया। आगे देखेंगे ऑन गोइंग चैलेंजेस क्या है, वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन को इफेक्ट कर रही है, प्रभाव डाल रही है। इसमें पहला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता। सिलेबस को तो एक जैसा कर दिया गया, कुरिकुलम एक जैसा बना दिया गया, लेकिन प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो एजुकेशन का क्वालिटी में डिफरेंस है। जो प्राइवेट स्कूल है उसमें एजुकेशन की क्वालिटी बेटर पाया जाता है सरकारी स्कूल के मुकाबले। पॉइंट नंबर 2, टीचर्स शॉर्टेज, शिक्षकों की कमी। गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है क्योंकि सरकार सब कुछ करके भी शिक्षकों को पूरा नहीं कर पा रही है जरूरत के हिसाब से, और प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं लेकिन उन्हें सैलरी सरकारी के हिसाब से काफी कम मिलता है, तो ये एक समस्या है। पॉइंट नंबर 3, ड्रॉप आउट रेट्स, जो फेल करने की दर है, स्टूडेंट का फेलियर का रेट 27% है, तो ये एक अच्छा डाटा नहीं है। फेलियर का रेट 0% होगा तब समझ में आएगी क्वालिटी मिल रही है। पॉइंट नंबर 4, इक्विटी गैप्स। इक्विटी की बात करें तो समता
यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो समुदाय को लेकर समस्या है, जाति धर्म को लेकर समस्या है। सभी जगह पर लड़कियों, गांव में लड़कियों और लड़कों के बीच समस्या है कि इक्विटी उसमें नहीं आ पा रही कि एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, या फिर जो गैप आ रहा है, जो कमजोर क्षेत्र से बच्चे आते हैं या जो शारीरिक रूप से कमजोर है, उन्हें जो इक्विटी देकर इक्वलिटी लाया जाता है, वो चीज संभव हो पाना मुश्किल है, उसमें बाधा आ रही है। क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, उतना पूरा कर पाना एक आम परिवार के व्यक्ति को या आम परिवार के स्टूडेंट के लिए उतना संभव नहीं कर पाना। इस कारण इक्विटी की बात करने में थोड़ी सी समझदारी नहीं हो पाती, यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।